हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 6 मई और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी तैयार करते चलते हैं। तो आज के स्टैटिक जीके जीएस के पोर्शन में दोस्तों हम लोग जानेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में। तो पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी है और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने नदियों के किनारे बसे हुए शहर के बारे में भी कवर किया है, तो आप लोग पिछले करंट अफेयर की वीडियो देख सकते हैं। अगला था, वर्ष 2004 में येस बैंक की स्थापना किसने की थी। तो राणा कपूर और अशोक कपूर ने मिलकर की थी येस बैंक की स्थापना। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में और करेक्ट आंसर किया है, उन टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया। तो ये दोस्तों अभी हाल ही में मनाया गया 5 मई को। प्रत्येक वर्ष दोस्तों ये मई मंथ के फर्स्ट ट्यूसडे को मनाया जाता है, पहले मंगलवार को मनाया जाता है। ठीक है, अस्थमा बीमारी को लेकर के, इसकी देखभाल को लेकर के, इसके बचाव के बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। अस्थमा होता क्या है। ये दोस्तों सांस से संबंधित एक बीमारी होती है। सांस लेने में कठिनाई होती है, जिसको अगर ये हो जाता है तो उसकी खांसियाँ भी आती हैं, फेफड़ों में उसकी जकड़न भी हो जाती है। तो इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये दोस्तों कि ये बीमारी पूरी तरीके से ठीक नहीं की जा सकती है, बस इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके बारे में भी लोगों को अवेयर करने के लिए मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या रखी गई है, तो इस बार की विश्व अस्थमा दिवस वर्ल्ड अस्थमा डे की थीम है इनफ अस्थमा डेथ्स। क्या है, इनफ अस्थमा डेथ्स। अब हम लोग जान लेते हैं मई मंथ में अब तक कितने इंपॉर्टेंट डे आए हुए हैं। तो सबसे पहले 1 मई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। और मैंने आपको बताया है 1 मई को ही गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए थे 1960 में। तो आप लोग गुजरात स्थापना दिवस और महाराष्ट्र स्थापना दिवस भी जानेंगे। ठीक है, 2 मई को मनाया गया दोस्तों इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस। 3 मई को मनाया गया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। और दोस्तों 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया। इसको मैंने बताया नहीं क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। और 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस। अच्छा, 5 मई को एक और डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ। इसे भी ध्यान रखिएगा, कल इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, चलिए अगला है, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2020 दिया गया। तो अभी हाल ही में 3 भारतीय पत्रकारों को दिया गया पुलित्जर पुरस्कार 2020। दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, इन तीनों को दिया गया है। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार इस बार का 2020 का। इन तीनों ने दोस्तों फोटोग्राफी के क्षेत्र में ये पाया हुआ है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। और ये तीनों पत्रकार जो थे, ये कश्मीर के चुनाव क्षेत्र में फोटोग्राफी के लिए सम्मानित किए गए हैं। ये तीनों ही जर्नलिस्ट एसोसिएटेड प्रेस से जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, किस देश ने आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की। दोस्तों अभी हाल ही में रसिया ने घोषणा की है कि वो आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च करेगा। कब तक लॉन्च करेगा, इस साल के अंत तक। ठीक है, 2020 के एंड तक। नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आर्कटिक M1। क्या नाम होगा, आर्कटिक M1। ठीक है, इसके रॉकेट का नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, रूस का जो रॉकेट है, जिस रॉकेट से इसे लॉन्च करेगा, उस रॉकेट का नाम है सोयूज 21B। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, सोयूज 21B। रॉकेट का नाम दोस्तों कुछ फिक्स हैं, उनके आप लोग याद रखेंगे। जैसे इंडिया की जब बात आती है तो PSLV होता है, GSLV होता है। ठीक है, रूस की सोयूज याद रखिएगा। और जब अमेरिका की SpaceX की बात आए तब आप लोग फाल्कन 9 याद रखिएगा। रॉकेट का काम यही होता है दोस्तों कि सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक पहुंचाना। ठीक है, ऑर्बिट तक पहुंचाना, यही काम होता है सैटेलाइट का। तो सैटेलाइट तो वही रहती है, बस उसका मॉडल नंबर चेंज होता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए रसिया आया है, तो रसिया के बारे में जान लेते हैं। ये रहा मैप में रूस, मॉस्को है यहाँ की राजधानी। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल वी मिशुस्तिनी। रूबल है यहाँ की करेंसी, संसद का नाम है ड्यूमा। और व्लादिमीर पुतिन है यहाँ के प्रेसिडेंट। भारत देखेंगे अगर आप, तो भारत ये रहा मैप में, और ऊपर है इसे रूस। रूस दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ये एशिया कॉन्टिनेंट में भी पड़ता है और यूरोप कॉन्टिनेंट में भी पड़ता है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है,
वाडा ने किस डिस्कस थ्रोअर खिलाड़ी पर 4 साल के लिए प्रतिबंध लगाया? तो वाडा ने अभी हाल ही में संदीप कुमारी नाम की एक डिस्कस थ्रोअर, जो कि इंडियन डिस्कस थ्रोअर हैं, इन पर 4 साल के लिए बैन लगाया है। क्यों बैन लगाया है? डोप टेस्ट में फेल होने के कारण। ये डोप टेस्ट में फेल पाई गई हैं। जून 2018 में दोस्तों गुवाहाटी में एक इंटर स्टेट चैंपियनशिप हुई थी और उसी दौरान इनके सैंपल लिए गए थे। खास बात तो ये है कि उस चैंपियनशिप में दोस्तों इन्होंने 58.41 मीटर की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता था। यानी इन्होंने 58.41 मीटर की थ्रो की हुई थी, ठीक है। और अब ये डोप टेस्ट में फेल पाई गई हैं। रिपोर्ट अब आई है, ठीक है। उस टाइम पर सैंपल्स लिए गए थे, तो वाडा द्वारा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा इन पर बैन लगा दिया है। क्लियर है? अच्छा, वाडा ने दोस्तों रूस पर भी बैन लगाया था, ठीक है। रूस पर 4 वर्षों के लिए ओलंपिक से बैन लगाया था वाडा ने, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने। और अभी कुछ ही दिन पहले खबरें आई थी कि मलेशिया और थाईलैंड के वेट लिफ्टर्स पर भी बैन लगाया गया है। इसे भी आपको याद रखना है। और अभी भारत की एक खिलाड़ी थी झूमा खातून, धावक थी, उन पर भी बैन लगाया गया है, ठीक है। तो झूमा खातून का नाम आपको याद रखना है। और एक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं उमर अकमल, इन पर भी बैन लगाया गया है, लेकिन ये डोपिंग टेस्ट के कारण नहीं बैन किए गए, ये भ्रष्टाचार आरोपों के तहत बैन किए गए हैं। और आईसीसी ने अभी हाल ही में दीपक अग्रवाल पर भी बैन लगाया है। तो ये सभी जो प्रतिबंधित खिलाड़ी हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, ऑनलाइन गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? तो इस बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है दोस्तों अजरबैजान गणराज्य। ऑनलाइन ही गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन इस बार आयोजित किया गया, जिसे नाम समिट कहा जाता है, ठीक है। ऑनलाइन ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बार का इसका आयोजन हुआ। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसका हिस्सा लिया है। इस बार का उद्देश्य था कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में कैसे एकजुटता दिखाई जाए, कैसे सब देश, सब इसके मेंबर्स एक साथ खड़े होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। तो इस बार की इसकी थीम भी रखी गई है। इसकी थीम है यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। थीम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसकी अध्यक्षता तो कर रहा है अजरबैजान गणराज्य, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है? जो इसके प्रेसिडेंट होंगे वही इसके अध्यक्ष हैं। अजरबैजान गणराज्य के प्रेसिडेंट हैं इल्हाम अलीयेव। चलिए वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं हम लोग अजरबैजान है कहाँ पर। ये रहा हमारा भारत, आपको दिख रहा है। इधर आएंगे, एशिया में ही है दोस्तों अजरबैजान। इस तरफ आएंगे, यहाँ देख रहे हैं ईरान, ईरान के पास नहीं है, ये रहा अजरबैजान, ठीक है। कैस्पियन सागर के पास में ही है अजरबैजान, आप लोग को दिख रहा है। ये जॉर्जिया के पास में, ठीक है। इधर तुर्की है, जॉर्जिया है और आर्मेनिया है, और ये है अजरबैजान। अजरबैजान की राजधानी होती है दोस्तों बाकू, और यहाँ की करेंसी है मनत, और यहाँ के राष्ट्रपति मैंने बताया इल्हाम अलीयेव। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, मिस्र के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम पर कितने वर्षों के लिए प्रतिबंध लगाया गया? तो मिस्र के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम पर दोस्तों आजीवन प्रतिबंध लगाया गया है। लाइफ टाइम के लिए इनको बैन कर दिया गया है। क्यों बैन किया गया है? ये दोस्तों है तो टेनिस खिलाड़ी, और लेकिन इन्होंने मैच फिक्सिंग किया था। मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार के आरोपों में इन पर बैन लगाया गया है, ठीक है। और इन पर एक साथ कई मैचों में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। टोटल 8 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। फिक्सिंग के 8 मामले इनके ऊपर लगे हुए हैं, तो इसलिए इन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है यूसुफ होसम पर, और इन पर प्रतिबंध लगाया है टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने। चलिए अब मैप में देख लेते हैं हम लोग मिस्र कहाँ पर है। ये रहा हमारा भारत, और मिस्र है दोस्तों ये रहा इजिप्ट के नाम से, ठीक है। मिस्र दोस्तों एक्चुअली में पड़ जाता है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। मैंने आपको बताया था इधर लाल सागर और भूमध्य सागर से मिल करके ये जो स्वेज नहर होती है ये अलग करती है एशिया को अफ्रीका से। तो अफ्रीका में ही है, ये रहा इजिप्ट, ठीक है। इजिप्ट की राजधानी होती है काहिरा, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी। यहाँ की करेंसी है इजिप्टियन पाउंड। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस नाम से मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की? तो दोस्तों अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने एक कोविड कथा नाम से मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की है। किस नाम से? कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की है। ये लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 50वें वर्ष पूरे होने पर, ठीक है। 50वां स्थापना दिवस है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसी के अवसर पर इसे लॉन्च किया गया है। इस गाइड में है क्या? तो इस गाइड में दोस्तों कोविड-19 के A to Z सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसमें दी गई हैं। तो कोविड कथा नाम का ये मल्टीमीडिया गाइड है, इसे याद रखना आपको। अगला है, हाल ही में फेसबुक ने किस नाम से होम टू होम फंड रेजर कंसर्ट शुरू किया?
तो फेसबुक ने अभी हाल ही में आई फॉर इंडिया नाम का एक फंड रेजर कंसर्ट शुरू किया है। इसमें बॉलीवुड के कई सितारे हैं, कई स्टार शामिल हैं, जैसे आमिर खान, अक्षय कुमार, ऐश्वर्या राय और जावेद अख्तर, AR रहमान और भी बहुत सारे जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं वो सभी इसमें शामिल हैं। अच्छा, ये जो फंड रेजर है ये 3 आइडियोलॉजी पर काम करता है। पहला तो है लोगों को एंटरटेन करना जिससे वो बोर ना हो पाएँ लॉकडाउन के दौरान। दूसरा जो इसका मेन पर्पज़ है कि फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हमारे जैसे हम लोग कहते हैं कोरोना वॉरियर्स, वो सभी चाहे पुलिसकर्मी हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, मेडिकल स्टाफ्स हो गए, डॉक्टर्स, नर्सेज हो गए, इन सभी को सम्मान देना। और तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है इस फंड रेजर कंसर्ट को शुरू करने का, वो है उन लोगों के लिए पैसे इकट्ठा करना जिनके पास कोई काम नहीं है इसमें, जो बेरोज़गार बैठे हुए हैं, जो गरीब मजदूर हैं। ठीक है, तो इस फंड रेजर कंसर्ट का क्या नाम है? आई फॉर इंडिया। अच्छा, अब आया है फेसबुक अभी हाल ही में चर्चे में आया था जब रिलायंस जियो की इसने 9.99% हिस्सेदारी खरीदी। इसे भी आपको याद रखना है। अगला बात करते हैं, हाल ही में किसने मुंबई के CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये बैंक है दोस्तों मुंबई में और 30 अप्रैल के बाद से इसका संचालन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इस बैंक का बिजनेस बंद कर दिया गया है। RBI ने इसके पीछे का कारण बताया है कि इस बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब चल रही है और आगे कोई सुधार होने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। तो इस वजह से RBI ने इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया है। क्लियर? अब आया है RBI। तो RBI के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 जनवरी 1949 को इसको नेशनलाइज कर दिया गया। इसके वर्तमान में तो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, लेकिन ये 25वें नंबर के हैं। अगर आपसे पहला गवर्नर पूछा जाए तब आप बताएंगे ओसवार्न स्मिथ जी, और अगर आपसे पहला भारतीय गवर्नर पूछा जाए तब आप बताएंगे CD देशमुख जी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। RBI है दोस्तों भारत का सेंट्रल बैंक, यानी भारत का केंद्रीय बैंक, यानी कि मुद्रा छापने का अधिकार और मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करने का अधिकार इसी के पास है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है FINA FINA विश्व चैंपियनशिप 2021 कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? तो अभी हाल ही में FINA विश्व चैंपियनशिप 2021 दोस्तों पोस्टपोन करने की घोषणा हुई है। अब ये आयोजित होगा 2022 में। 2022 में ये मई महीने में आयोजित होगा। 13 मई से लेकर के 29 मई 2022 तक ये आयोजित किया जाएगा। FINA वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 जो होना था। ठीक है, कारण क्या है इसके पीछे का? इसके पीछे का मेन रीज़न है टोक्यो ओलंपिक। आप सभी को पता होगा टोक्यो ओलंपिक 2020 से टलकर 2021 में हो गया है। तो 2021 में ये पहले होना था, तो डेट क्लैश न कर जाए, इस वजह से इसे और ज़्यादा शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ओलंपिक तो भाई ओलंपिक है, सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, तो इस वजह से इसको शिफ्ट किया गया है 1 साल के लिए। अच्छा, ये FINA विश्व चैंपियनशिप होता क्या है? तो दोस्तों ये स्विमिंग से रिलेटेड एक वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है। FINA का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन। ठीक है, तो अभी हाल ही में इसे 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया। क्लियर? तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आज दोस्तों ई-बुक लॉन्च होने वाली है, लगभग काम पूरा हो चुका है। आपको नज़र आ रहा होगा कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। थोड़ा सा कुछ विवाद हो गया था दोस्तों 23 से 24 अप्रैल के बीच में, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया इस बार ई-बुक लिखने में, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है 12 से 15 दिन लगते हैं पूरी की पूरी ई-बुक टाइप होने में। और इस बार दोस्तों एक और ख़ास इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कुछ और सिक्योरिटीज़ बढ़ाई गई हैं ई-बुक में। इस वजह से ई-बुक जो है वो हो सकती है 12 से 15 MB की हो जाए, तो आपको डाउनलोड करते समय थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले क्या होता था 1 से 2 MB की ई-बुक हुआ करती थी और इजीली तुरंत ही डाउनलोड हो जाया करती थी। और कोशिश कीजिएगा दोस्तों ई-बुक को आप लोग MZT ऐप से परचेज़ करने की। अगर आप लिंक के माध्यम से परचेज़ करते हो तब आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह भी देने पड़ जाएंगे। लिंक उनके लिए है जिनके लिए एप्लीकेशन नहीं जो चला पाते हैं, ठीक है, जो आईफोन वगैरह यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी iOS ऐप के लिए आया नहीं है एप्लीकेशन हमारा। तो इस वजह से जिनके पास एंड्रॉयड यूज़र जो हैं वो मिश्रा जी टेक्निकल MZT ऐप इंस्टॉल कर लें। वहाँ से अगर परचेज़ करेंगे तो उनको सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये ही पे करने पड़ेंगे, उनको ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन जो वेबसाइट से जाकर परचेज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनको वेबसाइट का थोड़ा सा चार्ज तो देना ही पड़ेगा। ई-बुक दोस्तों आज दोपहर तक पूरी हमारी कोशिश रहेगी कि लॉन्च हो जाए। अगर आप हमसे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, चाहे वो यूट्यूब ही क्यों ना हो, टेलीग्राम ही क्यों ना हो, तो फिर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, और
इस ई बुक को बनाने में दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, इस बार थोड़ा सा और एडवांस किया गया है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पूरे यूट्यूब पर इस प्रकार की ई बुक का तोड़ किसी के पास नहीं, यानी इस प्रकार की ई बुक कहीं पर भी आपको नहीं मिलने वाली है इस दाम में। तो आप लोग बेझिझक होकर पढ़ाई कीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो इंडिया के, तब आपके लिए ये ई बुक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए बात करते हैं स्टैटिक जीके जीएस के पोर्शन की। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको शुरुआत से याद हो तो मैंने आपको नदियों को दो प्रकार से डिवाइड किया था शुरुआत में, एक हिमालयी नदियाँ और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है, यानी कि पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो दो प्रकार से डिवाइड किया था। जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जो इधर पोर्शन से निकलती हैं नदियाँ, उसे हमने बताया था हिमालयी नदियाँ। दूसरी जो प्रायद्वीपीय नदियाँ यानी कि हिमालय के अतिरिक्त जो नदियाँ थी, उन सभी को हम लोग प्रायद्वीपीय नदियाँ कह रहे हैं, ठीक है। तो हिमालयी नदियों में तीन तंत्र मैंने आपको बताए थे, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इन तीनों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से जान लिया है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाइए देख लीजिए पिछले दिनों की करंट अफेयर। ये तीनों के तीनों रिवर सिस्टम आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में। क्लियर है? तो दोस्तों पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में अधिकांश नदियाँ जो होती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन कुछ नदियां हैं जो गंगा नदी तंत्र से जाकर मिल जाती हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो इधर अरब सागर में बहती हैं, यानी उल्टी तरीके से बहती हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ती हैं। सब कुछ बताएंगे डिटेल में। और कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो खंभात की खाड़ी और कच्छ के रण में जाकर गिरती हैं। तो ये सभी जो कहलाती हैं वो कहलाती हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। क्लियर? प्रायद्वीपीय नदियाँ में कौन कौन सी नदियाँ इंपॉर्टेंट है, जैसे चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा, केन, सोन, दामोदर, उसके बाद फिर नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियाँ जो हैं, महानदी वगैरह, ये सभी नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियों की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में। अब दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं ये केवल वर्षा के ही जल पर डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। इसको मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ हैं उनमें वर्षा का जल तो होता ही होता है, साथ ही साथ वो बर्फ़ पिघलने से भी उसमें पानी आता है, इस वजह से उन्हें सदा नीरा कहा जाता है। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं ये केवल वर्षा के ही जल पर डिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई बर्फ़ की पहाड़ी है नहीं जहाँ से बर्फ़ पिघलेगा। ओके, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि गर्मी के दिनों में ये नदियाँ सूखने लगती हैं, और मैक्सिमम केसेस में सूख ही जाती हैं गर्मियों में, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपको जो याद रखना है वो ये है कि इन नदियों का स्लोप भी बहुत कम होता है, ढाल भी बहुत कम होता है, क्योंकि हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, जाहिर सी बात है किसी पर्वत से नदी निकल रही है तो वो ऊपर से नीचे की तरफ बह रही है, तो उसका स्लोप ज़्यादा होगा, ढाल ज़्यादा होगा। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं इनका स्लोप बहुत ही कम होता है। क्लियर? चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में आज जानते हैं, कुछ नदियों के बारे में कल की वीडियो में जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं गोदावरी नदी की। प्रायद्वीप भारत की गोदावरी नदी दोस्तों सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीप भारत की अगर पूछा जाए या भारत में सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तब आप बताएंगे गोदावरी नदी, ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तब आप बताएंगे गंगा नदी। तो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। इसकी टोटल लंबाई है दोस्तों 1465 किलोमीटर। और ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है दोस्तों नासिक में, महाराष्ट्र में, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, ठीक है। आइए देख लेते हैं मैप में कहाँ पर है ये रही गोदावरी नदी, ठीक है। ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है नासिक से, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र का बॉर्डर आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये नासिक में महाराष्ट्र से निकलती है। नासिक में कहाँ से निकलती है अगर आपसे पूछा जाए तब आप बताएंगे ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, नासिक से, महाराष्ट्र से, और ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्लियर है? प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, इसे याद रखिएगा। अगर दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाए तब आप नीचे आ जाएंगे, कावेरी को कहेंगे, लेकिन अगर दक्षिणी गंगा कहा जाए तब आप गोदावरी का नाम लेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं कृष्णा नदी की। कृष्णा रिवर जो है दोस्तों ये दूसरी सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीप भारत की। कहाँ से बहती है देख रहे हैं आप लोग, ये यहाँ से निकलती है और कृष्णा नदी जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रायद्वीपीय नदी है, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है? ये सह्याद्री में महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है। और ये निकलती है कर्नाटका से। आपको इमेज में दिख रहा है कर्नाटक का बॉर्डर ये रहा, आप लोग जानते होंगे। बॉर्डर तो राज्यों का आपको बिल्कुल याद ही हो जाना चाहिए अगर आप डेली करंट अफेयर वीडियो देखते हैं हमारी, तो ठीक है। तो ये निकलती है सह्याद्री में महाबलेश्वर से और ये जाकर के गिरती है बंगाल की खाड़ी में। क्लियर?
अच्छा, दो नदियाँ ऐसी हैं, नर्मदा और ताप्ती, दो बड़ी नदियाँ ऐसी हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। एक आपको ये दिख रही है नर्मदा नदी और दूसरी ये ताप्ती नदी। दो बड़ी नदियां ऐसी हैं, ध्यान रखिएगा, जो उल्टी दिशा में बहती हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वैसे तो कई नदियां हैं, इधर भी अगर आप देखेंगे साबरमती वगैरह नदियां हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी और जो सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं, दो नदियां ऐसी हैं, एक तो नर्मदा नदी और दूसरी ताप्ती नदी, जो उल्टी दिशा में बहती है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इसे आपको याद रखना है। महानदी के बारे में अगर बात करें तो महानदी ये रही, ठीक है। महानदी पर ही दोस्तों बना है हीराकुंड बांध, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे डैम के बारे में तब हम लोग जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। और दामोदर नदी के बारे में कल मैंने आपको बताया था, दामोदर नदी यहाँ पर जाकर हुगली नदी में मिल जाती है, तो ये भी प्रायद्वीपीय नदी ही कहलाएगी, क्योंकि ये भी हिमालय से निकल नहीं रही है, ठीक है। जो नदियाँ हैं जो हिमालय पर्वत से नहीं निकल रही हैं वो प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाएंगी, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इधर आएंगे अगर दक्षिण में हम लोग, तो कृष्णा के बाद कावेरी आती है। कावेरी इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी इधर से निकल करके ये जाती है और ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक। आज हम लोग सिर्फ आइडिया ले रहे हैं थोड़ा सा कि कौन सी नदी कहाँ पर स्थित है और प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना है। हम लोग कल की वीडियो में भी कुछ जो पॉइंट बचे हैं उसको कवर करेंगे, और अगर ज़्यादा पॉइंट रहेंगे तो हम लोग अगले दिन में भी शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग सारी चीज़ें जानेंगे। तो आई होप आपको आज कुछ ना कुछ जानकारियाँ मिली होंगी। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखिएगा कि जो नदियाँ हिमालय से नहीं निकलती हैं वो प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाती हैं, और प्रायद्वीपीय नदियों की कुछ खास बातें होती हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, दोनों के बारे में आप लोग आंसर करिए। मैं तब तक बता देता हूं लोगों के नाम जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम है पूजा चौधरी, चंद्रकेतु कुमार, चांद बाबू, शांति प्रिया, मनु पांडे, साबिर आलम, विभूति मांझी, ज्योति पचौरी, गुरुदेव यादव, श्याम शेर कुमार, मिथुन कुमार, वंदना अग्रवाल, नेहा जायसवाल, सुरभि गुप्ता और काजल भास्कर। इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है, आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।